हेलो बच्चों, कल मैं आपको पाठ 1 समझा रहा था। तो कल आपका पाठ फर्स्ट यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कराएंगे। उसका नाम है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर हम लोग मूल अधिकारों के बारे में समझेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और मूल कर्तव्यों के बारे में। जैसे हमने पहले चैप्टर में भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं प्रस्तावना के बारे में समझा था, तो इस चैप्टर में हम मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं न्यायाधीश सप्रू। उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में मूल अधिकारों संबंधित कुछ उल्लेख किया है या कुछ शब्द कहे हैं कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। जो आपके बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न इस तरीके का अवश्य आता है कि प्रश्न आएगा, जैसे मान लीजिए आपके कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। यह वाक्य या यह कथन किसका है? तो जैसे मान लीजिए आपका यही प्रश्न आता है, तो इसका उत्तर है न्यायाधीश सप्रू। तो न्यायाधीश सप्रू ने मूल अधिकारों के बारे में क्या शब्द कहे हैं कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। अब यानी मूल अधिकार किसे कहते हैं या मूल अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मूल अधिकार अधिकारों का ही एक स्वरूप है। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार का विकास हो, उसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं मूल अधिकार कहलाते हैं। तो मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार अधिकारों का ये स्वरूप है। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो यानी जो आपके मूल अधिकार हैं उसमें न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कर सकती है। अगर कोई इन अधिकारों में हस्तक्षेप करता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये तो आपके अभी मूल अधिकार की परिभाषा थी। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व। तो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, यानी ये मूल अधिकारों की पहली आवश्यकता व महत्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। तो मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र की आधारशिला किसे माना जाता है? मूल अधिकारों को। इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जैसे आपके 1 नंबर प्रश्न आ जाता है कि लोकतंत्र की आधारशिला किसे माना जाता है? मूल अधिकारों को। अब क्यों माना जाता है? जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है कि भाई मूल अधिकारों को लोकतंत्र की आधारशिला क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा महत्व है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। तो कहने मतलब जो हमारे शासन संचालक हैं
उन पर रोक लगाई जाती है। किसके माध्यम से? मूल अधिकारों के माध्यम से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यानी एक बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हुए हमारे भारत के, जिनका नाम है कौटिल्य। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो जैसे अभी मैंने आपको पाठ की शुरुआत में बताया था कि भाई बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न आता है, वाक्य से कि यह वाक्य किसका है या कथन किसका है। तो ऐसे ही एक प्रश्न किसी विषय से संबंधित आता है कि इसका लेखक कौन है। तो जैसे मान लीजिए आपका यही प्रश्न आ सकता है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ का लेखक कौन है। तो कौटिल्य या कौटिल्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ का नाम लिखो तो अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासकों के लिए कोई स्थान न था। भारतीय राजाओं की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे कि वे सत्ता का दुरुपयोग न कर सकें। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की थी कि जो उस समय जो राजा महाराजा होते थे वो वंशानुगत होते थे, तो उन पर नियंत्रण बना रहे या लगा रहे। संविधान में दिए गए मूल अधिकार शासन और विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये शासन के अधिकारों की शक्ति व बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। मूल अधिकार साधारण कानून से भी श्रेष्ठ हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। छीनने का मतलब है बिल्कुल अधिकार समाप्त कर देना, न्यून का मतलब होता है कम करना। तीसरा जो महत्व है, न्यायिक सुरक्षा। मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। अर्थात अगर हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चौथा है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। मूल अधिकार लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि मूल अधिकारों को लोकतंत्र की आधारशिला माना गया है। इसी प्रकार से मूल अधिकारों को लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इनके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। पांचवा जो महत्व है मूल अधिकारों का वह है समानता के कारक। तो संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उनमें परस्पर समानता स्थापित की गई है। परस्पर का मतलब होता है आपस में। सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। विशेषाधिकार का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जो कुछ लोगों को मिले हुए हैं, बाकी के लोगों को नहीं मिले हुए। तो विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। वर्तमान युग का कोई राजनीतिक दार्शनिक इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। यानी हर दार्शनिक ये चाहता है कि प्रत्येक देश में मूल अधिकार अवश्य होने चाहिए। तो ये तो आपके मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्वों के बारे में हमने अभी पढ़ा है। अब हम यहाँ से आगे भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए उनका जो उल्लेख किया गया है उन सब के बारे में यहाँ डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे। राष्ट्र की एकता व आम नागरिकों के हित के लिए किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टरों में सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में शामिल है। तो कहने मतलब हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। उन 22 भागों में जो संविधान का भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में कौन से भाग में किया गया है? भाग 3 में। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। इनको ध्यान रखना कि अगर आपके प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या है 23। और अगर आपके प्रश्न आता है
कि मूल अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक। तो इसमें जो बीच में रह रहा है, वैसे पहले हम लोग ये पढ़ते थे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, लेकिन अब इसमें जो आपके जैसे बुक में दे रखा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 में किया गया। तो ये जो बीच में जो अनुच्छेद 31 है, ये आपके संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पर 7 मूल अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया था। तो अब वो हट गया, तो यहाँ से उस अनुच्छेद 31 का महत्व भी खत्म हो गया। तो दोनों प्रश्न दोबारा से ध्यान रखना कि जैसे प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 23 हैं। और अगर प्रश्न आता है कि इनका उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35। इनमें भी कुछ अनुच्छेद असाधारण रूप से विस्तृत हैं। विस्तृत का मतलब है बड़े हैं, विशेष रूप से 19वें अनुच्छेद में। यानी इसमें भी आपके जैसे प्रश्न है कि जो आपके 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित है वो है अनुच्छेद 19। तो 19वें अनुच्छेद में 450 शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो 450 शब्द होने से इसका आकार अत्यधिक व्यापक हो गया है। मौलिक अधिकार अधिकारों का एक स्वरूप है। मौलिक अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराम ने कहा था। कहने का तात्पर्य है के सुब्बाराम ने मौलिक अधिकारों की क्या परिभाषा दी है। तो उन्होंने कहा है कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। ये वे नैतिक अधिकार हैं जिन्हें हर काल में हर जगह हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वह चेतन तथा नैतिक प्राणी है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। वे ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये परिभाषा न्यायाधीश के सुब्बाराम ने दी है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर प्रश्न आता है कि मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो 7। और अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, तो 6। यानी जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय पर 7 मौलिक अधिकार थे, जिन्हें हम मूल अधिकार भी कहते हैं। किंतु 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया गया। और आज ये जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो किस रूप में शामिल है? कानूनी अधिकार के रूप में। तो इसे यानी कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह का मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों के तहत गारंटी प्रदान की गई है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिनके नाम हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान समय में कुल 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें जो समानता का अधिकार है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18 में। तो समानता के अधिकार का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से 18 तक में।
और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से 28 में। और 5वां है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। तो ये आपके 6 मूल अधिकार हैं जिनके बारे में कल हम डिटेल में यानी विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे।